मैं वादा कर रखा उसे तब पूरा कर दो, है कि नहीं? है ना? ये युवा देश का भविष्य दिख रहा है सामने, और ये मेरे बुजुर्ग किसान दिख रहे हैं। इनका अधिकार दे दो, युवा को रोजगार दे दो। चाहिए रोजगार या नहीं चाहिए? सभी को पता है। एक अनुरोध करती हूँ भारत की जनता से, चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने जो रायता फैलाया इसे संगवाएं और इसे हम संगवाएंगे। इनकी पार्टी का सफाया कर करके जिन्होंने हमारा अधिकार छीना है ना, करेंगे ना आप सफाया? करेंगे। और ये किसान पंचायतें और आंदोलन में जो इनकी रूपरेखा है चुनाव में अभी तो झांकी है, 2024 में पूरी फिल्म बाकी है। कृपया करके सभी ध्यान दें। आंखों में चमक दिख रही है, खूबसूरती दिख रही है, देश एक हो रहा है, ये बोरा रहे हैं। अनुरोध है कि एकत्रित रहें और देश की जनता इस बात को ध्यान रखे कि इन्होंने देश के अन्नदाता को किस तरीके से टेररिस्ट, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताया और महिलाओं पर अत्याचार करा है। मेरा अनुरोध है कि इस बात को मद्देनजर रखें। चौधरी चरण सिंह जी कह के गए थे कि जिस दिन देश में बीजेपी और आरएसएस आएगी देश का नाश कर देगी, और हम जैसे युवाओं ने उनकी बात नहीं मानी। हर हर मोदी, घर घर मोदी हमने करा, हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया, नहीं मानी। लेकिन सभी से अनुरोध है, जैसे अपने हर हर मोदी, घर घर मोदी किया है, कृपया करके इनकी जो ये सिस्टम चल रहा है इनकी पार्टी का, इन्होंने जब रायता फैलाया तो आप संगवाएंगे। उम्मीद करती हूँ देश के युवाओं से, आह्वान करती हूँ देश के युवाओं से, और देश के अन्नदाता तो ईश्वर के बाद आपका नाम आता है कि आप इस बात को मद्देनजर रख के 2024 तक पार्टी चुनेंगे, अपने देश के पदाधिकारी को चुनेंगे या नहीं? चुनेंगे। क्योंकि इनके जब बदतमीज प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है और इनके लोग देख रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखें। मैं पूनम पंडित तो भैया चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं तो ऐसे की हालत खराब करने वाली हूँ, इनके गलेवान में हाथ डालूंगी। किस एमपी एमएलए ने मेरे क्षेत्र में काम किया, मेरे राज्य में किया, मेरे देश में किया? तो सभी ध्यान रखें कि क्या करने वाले हैं, क्या नहीं। मेरा अनुरोध है कि आप एकत्रित रहें, बस किसान एकता इसको बरकरार रखे, कोई आपका अधिकार नहीं छीन सकता। अनुरोध है मेरा आपसे कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, समय बहुत कम है, मैं समय का बड़ा ध्यान रखती हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए, मैं तो आशीर्वाद लेने आई हूँ, आपकी बच्ची हूँ। और युवा से अनुरोध है, 65% हो तुम, सारे चप्पल घिस रहे अपनी सड़क पे, इनका दिमाग सेट करो, अपने अधिकार मांगो, एक आवाज दबावेंगे, हजारों उठनी चाहिए, जब ही इनका सिस्टम डमाडोल होगा। महिलाओं से भी अनुरोध है, सम्मान करना सीख जाएंगे। अगर किसी को मेरी बात छुटी है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और सभी को मेरा नमस्कार। कोई गलती होगी तो क्षमा कर दीजिएगा भाई, बहुत लोग आए हैं, सभी को समझ। राम राम जी, मैं यहाँ रास्ते में सोच रहा था, गांव के नाम दिमाग में दौड़ रहे थे। आप भी जरा गौर करो, एकौली में भी डबल मात्रा, खेलना भी डबल मात्रा, रटौल भी डबल मात्रा, आपने यहाँ भीड़ भी डबल ही की है। ये गांव का अपना इतिहास है, नेतृत्व करने वाला गांव है। यहाँ के युवा भी काबिल हैं, होशियार भी हैं। मैंने खबर पढ़ी थी यही इंटर कॉलेज में, ये दिखाता है, दर्शाता है कि यहाँ के जो युवा किसान सड़कों पे हैं, देश की राजधानी को अलग अलग दिशा से, अलग अलग राज से चलकर उन्होंने आके घेरा है। तो बागपत क्षेत्र के किसान भी उस पूरे आंदोलन में कहीं पीछे नहीं है। आज आपने इस किसान पंचायत का आयोजन में जिस तरह से यहाँ आकर अपना आशीर्वाद उन किसानों को दिया है, हम सबको दिया, हमारा हौसला बढ़ाया, और साथ ही ये संदेश दिया कि जो चोट, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे टीकरी हो, चाहे सिंगू हो, चाहे पलवल हो, जहां भी किसान बैठे हैं
भर में जहां भी किसान सरकार की इस गलत नीति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अगर कोई चोट लगेगी तो हमारे क्षेत्र के किसान को वो चोट महसूस होगी। वे दर्द महसूस करता है किसान और जवाब भी देना चाहता है। तेजपाल जी, वो नारे मत देना। मैं जानता हूं उत्साह है, लेकिन ये समय समझने का भी है। आपका जिनसे मुकाबला है, उनके पास आपको काटने के 100 तरीके हैं। उन पे तो इतने तर्क हैं। आज भी आशीर्वाद दिया। आज भी जिनसे आपका मुकाबला है वो मानने को तैयार नहीं। काम सब बुरे हो रहे हैं, आर्थिक तंगी का दौर है, लोग परेशान हैं अपने रोजगार को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने घर भविष्य को लेकर। लेकिन इस बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्तित्व की पूजा करते 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 इतने गिर चुके, उन्हें खुद एहसास नहीं हो पा रहा, वो समझ नहीं पा रहे और वे भक्त बन चुके। आप किसी मुद्दे के प्रति समर्पित हो, श्रद्धा रखते हो, विश्वास करते हो, नेता पे विश्वास कर सकते हो, लेकिन फिर भी विचार खुले होने चाहिए। इस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ अपना जुड़ाव इसलिए जोड़ा, अपना नाता इसलिए जोड़ा कि उस क्षेत्र ने समझा कि चौधरी चरण सिंह जी ना कि सिर्फ इस क्षेत्र के, लेकिन देश भर के कामगार के, किसान, गरीब, मजलूम और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। उसके बाद आपने चौधरी अजीत सिंह जी के हाथ को मजबूत किया। वह भी, उसके पीछे भी एक विश्वास था गहरा, और वह रास्ता बहुत लंबा और कठिन और दुर्लभ भी रहा, लेकिन आप में से कोई किसी ने हाथ नहीं छोड़ा, किसी ने रास्ता नहीं त्यागा। लेकिन उसके पीछे भी कारण थे कि विश्वास था, लगाव था, जो कुछ कहो। आज भी जो लोग जो किसान विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं, वह भी कह सकते हैं हम विश्वास करते हैं, मोदी जी होंगे तो अच्छा ही करेंगे। अब उनसे तर्क वितर्क करना भी बेकार है। जब उनसे पूछते हैं भाई गैस महंगी हो रही है, तो उसका भी जवाब है उनके पास। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़ रहे हैं हमारी गलती नहीं, हमारा दोष नहीं, तो पहले की सरकारों की गलतियां। और फिर उन्होंने विधि भी दे दी, बेरोजगारों को पकौड़े तलने चाहिए। पकौड़े कहां से तलोगे जब गैस महंगी है? वो उसकी भी विधि है। अब ये लड़के मानते ही नहीं, मोदी जी इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं, मन की बात करते, सुनते नहीं। हो गया, उन्होंने तो बता रखा है। उन्होंने कहा भाई नाली में जो पाइप डालो और वो गैस है, उस गैस का प्रयोग करो। तुम्हें क्यों सिलेंडर चाहिए भाई? इन्होंने गरीब को कहा भाई हर घर घर में जो मीटर लगेगा, घर घर में कभी बिजली भी नहीं मिलती थी, आपूर्ति पूरी 24 घंटे होगी। अच्छी बात है, लेकिन जो घर मजदूरी कर रहा है 250% बिल में वृद्धि हो गई। आपके ट्यूबवेल पे मीटर लगेंगे, ये मत सोचना उसमें कोई छूट होगी। यही ढिकोली गांव के एक किसान थे, राम सिंह जी के पुत्र अनिल, और पिछले वर्ष की घटना है दर्दनाक। उन्होंने बिजली के बिल और अपने कर्जे की स्थितियों से तनाव में आकर आत्महत्या की थी। हमें नहीं भूलना चाहिए ये कहानी, ये दास्तां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर हमें कभी देखनी पड़ेगी। हमने नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे, लेकिन ये आज घर घर की कहानी है। लगभग 1350 करोड़ बागपत जिले के किसानों का कर्जा है जो बैंकों पे उनको चुकाना है, लेकिन वहीं 137 करोड़ तो शायद बल्कि 170 करोड़ से ऊपर हो गया 20 फरवरी का आंकड़ा, जो गन्ने के पिछले साल का जो है आपको देना है, लेकिन वो अब तक आपके खातों में नहीं आया। और कुल मिला के 850 करोड़ का गन्ने की फसल का बकाया जो किसान का हक है,
वह आपको नहीं दिया जा रहा। अब दोनों बात जोड़ो, एक तरफ तो जो आपका हक है, जो पैसा आपको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ बिजली के बिल है, दूसरी तरफ खर्चे हैं, महंगाई है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई स्कूल फीस भी पूरी देनी पड़ेगी, तो आदमी कहां जाए? लेकिन ये अभी भी नहीं मानते, ये लोग अभी भी नहीं मानते। जो भक्त मंडली है और होता है, मैंने भी बहुत करीब से देखा है, चौधरी अजीत सिंह जी को करीब से देखा है, दूसरे दल में काम करते बड़े बड़े नेताओं को मैंने करीब से देखा है, और मैंने एक बात महसूस की, राजनीति पे भी ये बात एक असूल की तरह है, और जीवन के हर क्षेत्र में जो सफल लोग होते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, उनके अंदर खूबी होती है। आपकी नजर हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आपको घेरने वाले लोग या तो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके समर्थक हैं, आपके भक्त हैं, ये अपने स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ रहे हैं। ऐसा ही होता है, राजनीति में भी होता है, मेरे साथ के चलने वाले लोगों में भी ये कमियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे तो एहसास होना चाहिए इस बात का, मुझे एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ किस तरह के लोग हैं, और साथ साथ मेरी नजर रहनी चाहिए औरों पे। राजनीति में वो आदमी सफल होगा, उस नेता की इज्जत होगी जो अपने साथ वालों की तो फिक्र करता ही है, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र, उससे ज्यादा नजर अगर उसका कोई आलोचक होगा, कोई उसकी कमी निकालने वाला होगा, कोई बता पाएगा खड़ा होके कि यहां तुम कमजोर हो, तो उसकी बात तो ज्यादा सुननी चाहिए। लेकिन ये लोग, आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, देश का किसान विरोध करता है, तो वैसे ये देशद्रोही करार कर देते, कहते तुम विरोध कर रहे हो तो तुम देश का विरोध कर रहे हो। मोदी जी क्या देश से बड़े हो गए? मोदी जी क्या किसान से बड़े हो गए? मोदी जी क्या आपसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं? नहीं हो सकते। और फर्क ये है, वे सुनना नहीं चाहते, उन्हें सुनना नहीं पसंद। वे तो अपनी जिद उन्होंने पकड़ ली, और उनके कार्य करने का, कार्यशैली का एक पहलू है जो मैंने उनकी एक बात पकड़ ली, वो बेचने में माहिर हैं, गंजे को कंगी बेच देंगे। अब पता नहीं यूपी वाले ले रहे उनसे, उनकी कंगी ले रहे नहीं ले रहे मैं नहीं जानता, बाबा को तो जरूरत ही नहीं। तो उन्हें इसका मतलब नहीं कि जो हम नीति बना रहे हैं वो लागू होगी कि नहीं होगी। उन्होंने समय समय पे नारे दिए, नाम दिए, नाम के पीछे कुछ योजना नहीं है, कोई काम नहीं है। जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था ध्वस्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा मुकदमा छेड़ देते हैं। पब्लिक सोचती है भाई पुरानी बात भूलो, अब तो नई बात आ गई, अब इसे झेलो, अब इसे समझो। नोटबंदी भी यही था, जिनके पास कोई पूंजी थी वे बचाव में जुट रहे थे, जिनके पास नहीं थी वे सोच रहे थे कुछ हमें मिलेगा। आप देखिए ये जो पिछला एक साल बीता है किसी के लिए अच्छा नहीं है। देश के जीडीपी के आंकड़ों को आप देखोगे तो गिरावट आई, भारी गिरावट, और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश भी हमसे बहुत बेहतर है। जिसका ये डर दिखाते हैं भाई बांग्लादेश बन जाओगे, वह भी हमसे आगे जा रहा है। लेकिन इस बीच में आपको मालूम है चंद लोगों की खूब मौज हुई। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, किसी ने पूछा नहीं, ये बात ठीक है, खेत खलियान के काम आप लोगों ने जारी रखे, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में अपने छोटे छोटे व्यापार लेकर, रोजगार की उम्मीद लेकर, या जो शिक्षण संस्थानों में बच्चे सोच रहे थे कि हमें डिग्री मिलेगी तो नौकरी मिलेगी, उनका पिछला साल कितना कठिन गुजरा है आप जानते हो। लेकिन अंबानी जी की आप करोगे तुलना, इन्होंने पिछले वर्ष लॉकडाउन में हर घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए। ये देश में पिछले एक वर्ष में 40 नए अरबपति पैदा हुए, जब जीडीपी का आंकड़ा माइनस में है। आप अपने घर गृहस्थी पे नजर मारोगे तो आपने घाटा, किसी तरह गुजारा कर रहे हो, खर्चे भी नहीं आपके मीट हो रहे हैं। और कुछ ऐसा वर्ग है जो फायदे में है, उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। पिछले एक वर्ष में लॉकडाउन में
जो ये जो सबसे अमीर वर्ग है, इन्होंने इतना रुपया कमाया है कि देश के 40 करोड़ मजदूरों को आप गरीबी रेखा से उठा सकते थे, इतना धन है। इनके हर काम के पीछे, यही पर्दे के पीछे देखोगे तो परिणाम यही निकलता है कि जो ताकतवर है, जो अमीर है, जो बड़े महल में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष वे नहीं करते, उनकी मौत चल रही, उन्हें फायदा मिलता है। ये जो कानून लाए, नाम तो दे दिया किसान का, और किसान के काम की एक चीज इन कानून में है नहीं। नाम दे दिया फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस, एमएसपी की जिक्र उस कानून में है नहीं कि भाव कौन सा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपका कहना है कि मंडी का अस्तित्व जारी रहेगा, मंडी का अस्तित्व जारी नहीं रहेगा जब सारा व्यापार मंडी के बाहर होने लगेगा। एफसीआई को आपने घाटे में ला दिया है, कई लाख करोड़ के कर्जे में एफसीआई है। अब वह एफसीआई भी मंडी से ना खरीद के वह भी चंद प्राइवेट लोगों से खरीदेगी, एजेंसी से खरीदेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में वह भी सीधा अदानी और अंबानी से ही खरीदे और उन्हीं से खरीदवाए। अदानी ने तो लॉजिस्टिक्स में बड़े बड़े कारखानों के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में घेर ली पहले ही, मतलब पहले से ही इनको जानकारी थी, अंदेशा था कि ऐसा होने वाला। भाग की कोई बात नहीं, जो प्राइवेट कोई मंडी बननी नहीं पहले तो, मैं बता दूं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई बहुत लाभ मिलेगा, यूपी में तो मंडी नहीं है, यहाँ तो हरियाणा में जाके बेचते हो, जो धान है या जो गेहूं है यहाँ सरकार खरीदती नहीं है, तो यहाँ के किसानों को तो नुकसान नहीं, उनको तो फायदा होगा। यही तो तर्क दे रहे हैं लोग। लेकिन बात यह है कि यहाँ कोई प्राइवेट मंडी नहीं बनने वाली और ना किसी मंडी में बोली लगने वाली। जो बड़े बड़े चक हैं जमीन के, जो मालिक हैं, उन्हें भी ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। यह है कि कई हजार वर्ग मीटर जमीन है, ये इकट्ठी होंगी और ये इन पे करार होंगे और इन्हीं जमीनों पे इनकी नजर है। बैठे बैठे लखनऊ से जब हमारी नजर यहाँ पे थी, दिल्ली के केंद्र की सरकारों के इन फैसलों पे हम लोग विरोध कर रहे थे, या बीमारी इस आपदा में हम लोग थे, योगी जी ने वहां फैसला ले दिया कि 18 साल की जो है खेती की जमीन कोई भी कॉर्पोरेट घराने का आदमी करार कर सकता है, वो उस पे पट्टे पे ले सकता है। तो सारा मसला जमीन का ही है, ना आपके भाव की बात है, ना आपकी कोई तरक्की की बात है, ना ये बात है कि कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी तो बेहतर भाव मिल जाएगा। और बड़ी बात यह है कि किसानों ने वोट दी, गांव से वोट निकली, तब जाके बीजेपी की सरकार बनी। ये बहुमत भी आप ही से है और आज ये सोचने का विषय है कि आप कुछ मांग करो तो सरकार को बात माननी चाहिए। जो सरकार एक पॉप स्टार रिहाना को ट्वीट पे जवाब दे सकती है, 1 महीना हो गया वह सरकार अब किसानों से बात भी नहीं कर रही। मोदी जी ने बयान दे दिया था कि मैं तो एक टेलीफोन दूर हूं, मुझे बस एक बार फोन करने की जरूरत है और नंबर किसी पे है नहीं, कहां फोन करूं। उन्हें इतनी फुर्सत है कि रोज बंगाल में रैली कर रहे कि उन्हें चुनाव लड़ना है। चलो आपकी भावना समझ रहा हूँ, आवाज तो मुझसे नहीं आ रही, लेकिन आपके हाव भाव से मैं समझ रहा हूँ आप संग हो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मूल बात ये है, आप लोग तो वह हो जो सारी बातों को समझते हो। एक वर्ग ये भी है जो सोचता है कि भाई सरकार हमने सारी देखी, हमें लाभ नहीं मिला। यहाँ मेरी बात करने का फायदा नहीं, आप तो मंडे मनाए हो। एक वर्ग वह है जो विश्वास नहीं करता, उन्हें लगता है कि सरकार हमने सारी देखी, किसान को तो बाहर नहीं मिलता, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा। तो वोट के मसले दूसरे रखो, ये तो आंदोलन के मसले हैं, वोट हम अपने मन से करेंगे। यही गलत फहमी है। जब तक आप उत्तर प्रदेश में
403 विधायक के पद के दावेदारों को चुनाव नहीं करोगे और अपने मुद्दों को सोच समझ के चुनाव नहीं करोगे, और जब तक आप 543 सांसदों का चुनाव एक एक सांसद ऐसा नहीं हो जो सुबह उठता हो तो उसकी चिंता करता हो किसान की, और रात को सोते वक्त भी आप ही की चिंता करता हो, ऐसे चुनाव जब तक नहीं करोगे तो आपको ना मुख्यमंत्री मिले और ना ही आपको प्रधानमंत्री मिले जिन्हें कुछ पता हो। हमारे यहाँ माहौल आज किसानों के पक्ष में, जगह जगह पंचायत हो रही। खास बात है, पंचायत करने की आवश्यकता यूं हुई कि लोगों ने जो किसान के इस आंदोलन को दबाना चाहते थे उन्होंने कहा ये तो सीमित है। पहले उन्होंने खालिस्तानी का पैंतरा इस्तेमाल किया, कोशिश की कि ये उग्रवादी लोग हैं, इन्हें इन पे ऐसा इल्जाम लगा दो। 26 जनवरी की घटनाक्रम देश के आगे है, उसे एक तरीके से पेश किया गया, तैयारी के साथ पेश किया गया, और फिर अब ये बात पे आ गए कि ये तो जाटों का आंदोलन। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।